अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, फतह का दावा किया और साथ ही ये भी दावा किया कि इससे हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन का बयानिया दफन हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इन नताइज को मुस्तरद किया और इल्ज़ामात लगाए कि ये धांधली शुदा इलेक्शन था। इन दावों और इल्ज़ामात में कितना वजन है, आज इस पे बात करेंगे। सेठी साहब, मैं ये देख रही हूँ जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, उसमें जो टोटल 24 सीटें थी, 9 सीटें तहरीक इंसाफ की आई, 3 पीपल्स पार्टी की और 2 नून लीग की। अब सादा अक्सरियत के लिए आपको 13 सीटों की जरूरत थी। बाकी इंडिपेंडेंट्स आए हैं ना? बाकी इंडिपेंडेंट्स आए और सादा अक्सरियत के लिए एक पार्टी को 13 सीटों की जरूरत थी। अब ये जो धांधली की बात कर रही है ऑपोजिशन, तो अगर धांधली करनी थी हुकूमत ने तो फिर कम से कम सादा अक्सरियत तो हासिल करती ना। इन्होंने तो सिर्फ 9 सीटें हासिल की हैं, तो ये अजीब सी नहीं बात लगती? तो क्या आपको क्या कहने का क्या मतलब है कि धांधली नहीं हुई? फिर नहीं, मेरा मतलब है कि अगर करनी थी तो फिर कम से कम इतनी तो करते कि एक सादा अक्सरियत आ जाती। यहाँ तो आपको पता है पिछले इलेक्शंस में जो गिलगित बल्तिस्तान के हुए हैं उनमें तो पिछली दफा नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल की थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी सादा अक्सरियत हासिल की थी। तो अगर अब करनी ही थी तो ये 9 सीटों वाली मतलब किस तरह की धांधली है? अच्छा, बात यह है कि ये 9 सीटें भी नहीं मिलनी थी जिस किस्म की सूरत हाल थी वहाँ, और ये बहुत बड़ा एक हादसा है। समझिए कि जो भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है हमेशा उसी की पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जीतती है। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि सारी की सारी जो पैसा आता है गिलगित बल्तिस्तान को वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अगर कोई सड़कें बनती हैं, कोई अस्पताल बनते हैं, कोई सोशल वर्क होता है, कुछ भी होता है, वो सारा का सारा बजट जो है फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उनकी अपनी रिसोर्सेज बहुत कम है और इसलिए उनको डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो सारी फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो फिर इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पावर में हो उन्हीं को वोट दिया जाए और उन्हीं के लोगों को इलेक्ट किया जाए ताकि वो अपने लोगों के लिए कुछ काम कर सकें। पिछली 2 इलेक्शंस में जब पीपी पार्टी गवर्नमेंट में थी तो उनको मेजॉरिटी मिल गई थी, सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, किसी को 15 किसी को 16 सीटें, और जब नून लीग की हुकूमत थी तो उनको भी मिल गई थी। तो ये पहली दफ़ा है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट को वहाँ मेजॉरिटी नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी मैंने अभी अर्ज़ किया कि नहीं मिलनी थी उनको, 9 सीटें भी ना मिलती। इलेक्शन से पहले 2 चीज़ें हुई। एक तो इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और दूसरा ये कि इजाज़त नहीं होती कि मिनिस्टर्स किसी की पार्टी के अंदर जो हुकूमतों में हैं कि वो आके और कैनवस करें। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पहुँच गए और लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे हुकूमत की तरफ से। ग़ालिबन ये इजाज़त इस चीज़ की नहीं होती, मगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सब कुछ इजाज़त दी। मगर सबसे अहम बात यह थी कि पोस्टपोनमेंट करने का मकसद एक था ताकि कुछ नून लीग के लोग जो हैं उसको तोड़ा जाए, क्योंकि नून लीग ज़्यादा वहाँ पॉपुलर थी और उसकी वजह भी हमें समझ आती है कि इस वक्त वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन चल रहा है उसकी अहमियत भी थी। और दूसरा ये भी एक शक था कि शायद अब ये गवर्नमेंट रैप अप हो रही है और फिर एक नया इलेक्शन होगा वहाँ, या और शायद क्योंकि नून लीग सारे पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है उसके बयानिया की वजह से, तो शायद वो फिर साल 6 महीने के अंदर अंदर वो वापस पावर में आ जाएंगे। और अगर ऐसे होगा तो फिर ज़ाहिर है कि हम उससे पहले ही अपनी तैयारी कर लें। तो और आखिरी बात तो यही थी कि पीटीआई की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कारकर्दगी बहुत बुरी रही है और वादे, हर किस्म के वादे के ऊपर उन्होंने यू टर्न लिए, और वैसे ही मईशत की हालत बड़ी ख़राब है तो ज़्यादा इम्कान नहीं था कि कोई फंड्स मिलेंगे या कोई यहाँ कोई बेहतर हुकूमत पीटीआई की हुकूमत कर सकेगी। तो इसलिए उन्होंने भी ये देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग कौन है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग वो थे जो कि या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जो गई है उसमें थे या नून लीग की गवर्नमेंट जो गई है उसमें थे, जिनकी कंस्टिट्यूंसीज भी थी और इलेक्टेबल्स भी थे। तो इसलिए फिर बड़ी कोशिश की गई कि नून लीग को बाहर रखा जाए, पीपल्स पार्टी के लोग इतने ना तोड़े जाएं जितने नून लीग के तोड़े जाएं।
क्योंकि पीपल्स पार्टी से उतना खतरा नहीं था, क्योंकि वो इतनी पॉपुलर नहीं थी वहाँ इस वक्त, मगर नून लीग के वोट तोड़ने थे। इसलिए फिर कुछ 5 या 6 लोग जो नून लीग के लीडर्स थे लोकल लेवल पे या इलेक्टेबल लेवल पे, उनको तोड़ा वहाँ से और उनको तोड़ के ज्वाइन करवाया पीटीआई को। और वो जाहिर है वो किसका काम होता है, लोगों को तोड़ना और जोड़ना, उन्होंने अपने तोड़े जोड़े और इन लोगों को शिफ्ट किया। मगर फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बावजूद कि उनको अगर वो ना करते तो शायद पीटीआई को 1 या 2 सीटें मिलती, और नून लीग को अभी 3 मिली है मेरा ख्याल है, या 2 मिली हैं, 2 मिली हैं, तो उनको 7-8 मिल जाती। मगर इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ इंडिपेंडेंट्स के तौर पे खड़े हुए, ये भी एक बिल्कुल नई बात थी। कबल जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें इंडिपेंडेंट्स की इतनी हैसियत नहीं होती थी। इस दफ़ा इंडिपेंडेंट्स का जो वोट है वो डबल हो गया है। पहले 15-16% होता था उनका वोट आउट ऑफ द टोटल, इस दफ़ा 27% वोट जो है वो इंडिपेंडेंट्स को पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों इंडिपेंडेंट्स पीटीआई को नहीं ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि उनके एहसास था कि शायद क्योंकि पार्टी बड़ी अनपॉपुलर है तो हमें बेहतर यह है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, अपनी कारकर्दगी पे खड़े हों, अपनी सपोर्ट बेस के खड़े हों और इंडिपेंडेंट। और उन्हें यह था कि ये तो किसी वक्त भी हम पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रह जाती है तो किसी स्टेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और अगर नून लीग आ जाती है अगले इलेक्शन में और जल्दी हो जाते हैं अगले नेशनल इलेक्शन, तो फिर हम ज़ाहिर है नून लीग की तरफ चले जाएंगे, ज़ाहिर है उनका वो यहाँ पर आके जोड़ तोड़ करेंगे और इलेक्शन गवर्नमेंट बना लेंगे अपनी। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इस दफ़ा ये जो 9 वोट भी मिले हैं पीटीआई को, ये नहीं मिलते उनको। और वहाँ जाके फिर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा वादा भी किया, जो कि उनकी हक उनको जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे कबल कि इसको प्रोविंशियल असेंबली का स्टेटस देने की, वो अभी वो उसकी बात करनी नहीं है। अभी एक मीटिंग हुई थी कुछ माह पहले जहाँ के सारे अपोजिशन लीडर्स भी थे और गवर्नमेंट के लोग भी थे और आर्मी चीफ भी थे, वहाँ कुछ बातें हुई, उसमें यह तय पाया था कि ये जो इशू है कि इसको प्रोविंशियल स्टेटस देना है या नहीं देना, ये अभी इलेक्शन के दौरान इसका जिक्र नहीं करना, क्योंकि अभी हमने फैसला नहीं किया सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने, बिकॉज ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है। इसका तल्लुक यूएन रेजोल्यूशंस के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। ये सोच समझ के ये बात को आगे बढ़ाना है और आईनी तरीके के साथ, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और अगर बाकी सियासी जमातें साथ नहीं होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होगा। तो इसलिए बाकी जमातों ने ये कहा था कि देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर ये करने भी जाएंगे हम नहीं होने देंगे, ये इलेक्शन हो जाए उसके बाद आराम से बैठेंगे और इनको इजाज़त ना दी जाए कि ये कार्ड प्ले किया जाए, कि लोगों को वादा किया जाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपको प्रोविंशियल असेंबली का स्टेटस देंगे, क्योंकि हमने तो फैसला ही नहीं किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें कि नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने कहा जहन्नम में जाए ये एग्रीमेंट, मैं उन्होंने जाके ऐलान कर दिया कि हम आपको देंगे, जैसे उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको साउथ पंजाब की चीज़ देंगे और वो मिला विला कुछ नहीं, वहाँ ठुठू दे दिया और अल्लाह खैर सल्ला। तो ये यहाँ भी तो वायलेशंस तो लंबे चौड़े तरीके से हुई हैं। मगर आपने ये पूछा कि पीटीआई, मैं समझता हूँ ये 9 सीटें जो मिली हैं ये भी बड़ी गनीमत है। और अब वो 6-7 उन्होंने इंडिपेंडेंस को भी तोड़ा है, 5 अभी तक तो इतला है, तो हो जाएगी 13-14 इनको बन जाएंगे। उसके बाद और भी ज्वाइन कर सकते हैं हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर ये पीटीआई की हुकूमत इस्लामाबाद में रह जाती है 1-2 साल, तो मैं समझता हूँ बहुत लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी फिर हुकूमत के साथ आ जाएंगे जो इंडिपेंडेंट्स हैं। मगर जहाँ तक पॉपुलर वोट की बात है, पॉपुलर वोट जो है वो कहते हैं कि इस वक्त अब अगर आप इलेक्टेबल्स जो उन्होंने तोड़ के ले गए हैं उधर, अगर उनको शामिल किया जाए तो पॉपुलर वोट जो है सबसे ज़्यादा पीटीआई को मिला है, उसके बाद नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मिला है 25-26, इनको थोड़ा सा ज़्यादा मिला है 1-2%, 27% के करीब। मगर दैट इज़ इंक्लूडिंग दीज इलेक्टेबल्स जो कि उन लोगों के थे अपनी तरफ ले गए। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, ये आपने भी जो बात की है कि जो इलेक्टेबल्स तोड़ के वो ले गए हैं, तो फिर जो हुकूमत ये दावा करती है कि इस फतह के बाद ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया। अब अगर बंदे भी तोड़ लिए उन्होंने नून लीग के और ये सीटें भी ज़्यादा ले ली हैं, तो फिर ये उनका दावा ठीक नहीं है कि जी अब ऑपोजिशन फारिग हो गई या नून लीग फारिग हो गई है। नहीं, देखिए धानली के साथ तो आप धानली जब आप होती है तो फिर वो वोट की तो इज्जत नहीं होती ना।
तो यहाँ धांधली जिस किस्म की हुई है वो प्री इलेक्शन और इलेक्शन के दौरान जिस किस्म की तकरीरें हुई और जिसको इजाज़त दी गई और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स वायलेट हुए, वो तो सब कुछ हुआ है यहाँ। तो इसलिए अभी तक वो वोट को इज़्ज़त दो का जो स्लोगन है वो पॉपुलर है, बिकॉज एक्चुअली वोट को इज़्ज़त दो का स्लोगन जो है वो बेसिकली पंजाब जहाँ नून लीग की ज़्यादा अक्सरियत है या ज़्यादा पॉपुलर वोट है वहाँ है, और वहीं वोट की इज़्ज़त नहीं दी गई पिछली इलेक्शन के अंदर, और वही मेन इशू है जो रहेगा आगे। और अब बिलावल भुट्टो जो है और उसने भी अपना थोड़ा सा रुख तब्दील कर लिया है। नून लीग है ना, वोट को इज्जत दो, इन्होंने कहा है वोट के ऊपर डाका पड़ा, इन्होंने अब उसको वोट चोरी हो गया। तो बात तो नैरेटिव तो वही है और धांधलियाँ भी उसी किस्म की हो रही हैं। अच्छा, आपने ये बात की इलेक्शन की, धांधली की, तो एक साहब कह रहे थे हमारे शो के ऊपर कमेंट्स थे कि क्या वाकई ये ऑपोजिशन की पार्टियां इस बात की तवक्को कर रही थीं कि इलेक्शन में मतलब ठीक होगा, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। वो उन्होंने साथ एक शेर भी लिखा कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। तो ये बताएं कि अगर इनको तवक्को नहीं थी तो फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को इतनी इन्होंने हाइप दी ऑपोजिशन की पार्टियों ने, दोनों ने इतने जलसे भी किए, दावे भी इतने किए, तो क्या जो इतना ज्यादा इन्होंने फोकस रखा हुआ था वो इनके अपने लिए नुकसानदेह नहीं हो गया कि जो फिर इलेक्शन में हुआ और जो भी जीत हुई हुकूमत की? नहीं, देखिए सबको इन्होंने पहले ही कह दिया था धांधली होगी और हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और यही कहा था कि ये करेंगे और उसके बाद हम एहतजाज करेंगे। वो वैसे ही हुआ। तो वो तो जो पहले कह रहे थे ये तो नहीं कह रहे थे कि जी हम जीत रहे हैं कि और ये धांधली यहाँ नहीं होगी, वो तो ये कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं मगर धांधली होगी, हम नहीं जीतेंगे। तो वैसे ही हुआ। और वो अब केस स्टडीज दे रहे हैं। फ्री इलेक्शन नेटवर्क जो है फाफन, वो इंडिपेंडेंट एक इदारा है जो कि मॉनिटर करता है इलेक्शन के अंदर धांधली होती है कि नहीं होती। उसकी अब सियासी लोग तो जो मर्जी कह लें कि जी ये हुआ ये, मगर फाफन का जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसके अंदर उन्होंने 4 या 5 चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया है। वो कहते हैं ये तो एक तो ये कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आमतौर पे नहीं होती। एक तो ये कि लोग अपने आईडी कार्ड्स भी लेके आए मगर उनको टर्न अवे कर दिया गया, उनको इजाज़त नहीं दी गई वोट डालने की। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एक बड़े पैमाने पे ये हुआ। दूसरी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आए, अगर आप चली गई हैं तो आपने नहीं वोट डाला, आपकी वजह कोई और खड़ा होकर आपका वोट उसने डाल दिया। उन्हें कहने लगे कि जो वोटर आया है हर वोटर ने अपना वोट नहीं डाला, औरों ने उनका वोट डाल के पकड़ के और डाल दिया। तीसरी चीज़ ये कि सीक्रेसी कोई नहीं थी इलेक्शन बूथ्स के अंदर या जहाँ वोट डालते हैं वहाँ कोई सीक्रेसी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, खुला ही खाता था। तो ये भी उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इस तरीके से ये भी चीज़ हुई है। और ज़ाहिर है बाकी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं कि जी एक तो उन्होंने ये भी कहा है ना कि बहुत स्लो प्रोसेस रहा है बहुत से पोलिंग स्टेशन। हाँ देखिए, स्लो ठंड भी होती है। नहीं, मगर ये 2018 में भी हमें बहुत से पोलिंग स्टेशन से यही शिकायत आ रही थी कि इतना स्लो प्रोसेस था कि बहुत से लोग वोट देने से रह गए। हाँ, ये भी एक तरीका होता है ना स्लो करने का, कि स्लो कर दें, लोग फ्रस्ट्रेट होकर चले जाएं घर, उनका वोट कोई और डाल दे उठा करके। तो ये चीज़ें चलती हैं, इस किस्म की चीज़ें। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सारी इलेक्टेड जो है गिलगित बल्तिस्तान की, वो आप एक नेशनल असेंबली की सीट पंजाब की ले लें, 2.5-3 लाख कंस्टिट्यूंसी ले लें एक नेशनल असेंबली की, ये 4 लाख, इन यहाँ की सारी जो 23 सीटें हैं, 24 सीटें हैं, सारी मिला के जो है वो एक नेशनल असेंबली की सीट बनती है। तो 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 इस किस्म की होती है। वहाँ अगर 50-100 वोट 100-200 वोटों का अंदर हो, और वो 200 वोट डालना इधर उधर करना बड़ा आसान होता है। तो ये जो फैफन ने कहा है ना कि ये चीज़ें होती हैं, और अगर हुई हैं तो बड़ा आसान था 200 वोट इधर करना, 400 वोट इधर करना, 1000 वोट भी नहीं, 500। तो मैं ये समझता हूँ ये भी सारी एक टेक्निक्स होती हैं। तो धांधली तो बिल्कुल हुई है। किस पैमाने पर हुई है देखिए, वहाँ कोई आरटी सिस्टम नहीं था जैसे नेशनल असेंबली में होती 2018 में था जो। हाँ, आप पूछ सकते हैं ना कि जी फ़र्क क्या है वहाँ का वहाँ की इलेक्शन का और इस इलेक्शन। फ़र्क यही है कि वहाँ जो धांधली थी बड़े बड़े पैमाने पे हुई और उसके लिए 7-8 घंटे पूरा सिस्टम को ब्लॉक करना पड़ा। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ जिस किस्म की बातें मैंने की हैं और आपने पॉइंट आउट की हैं, उसके ज़रिए जितनी करनी थी उतनी हो गई। याद रहे कि 13 के साथ तो मेजॉरिटी होती है, 24 सीट्स है, मगर फिर
टोटल सीट्स 33 हैं, बाकी रिजर्व सीट्स हैं फॉर विमेन एंड टेक्नोक्रेट्स, तो जो कि अब हस्बे मामूल वो भी इलेक्ट होंगे। जी अच्छा, अब आपने ये नंबर जो बताए हैं, आज की खबर तो ये है कि 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ ने ले लिए हैं और अब वो वहाँ हुकूमत बनाने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में भी इलेक्शन के ऊपर ऑपोजिशन पार्टियों ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, एहतजाज किए और अभी तक वो जारी हैं, 2 साल 2.5 साल से वो ख़त्म नहीं हुए। अब यहाँ भी वो एहतजाज लग रहे हैं, धरने की बातें हो रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या अब ये असेंबली में भी, जहाँ ऑपोजिशन इनकी अपनी एक बड़ी थिन मेजॉरिटी है और वो भी आज़ाद उम्मीदवारों की बैसाखियों पे होगी, तो ये भी पार्लियामेंट इस धांधली के साए तले मफलूज रहेगी? नहीं, ये इतनी अहमियत नहीं है इस पार्लियामेंट की, और फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और एजेंसियां वहाँ होती हैं, तो ये उस तरीके से यहाँ जैसे पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं या कहीं और वैसे नहीं होगा। आप ज़्यादा यहाँ, और ख़बरें भी कम ही आएंगी, और इनकी कोई ख़ास लेजिस्लेशन वेशन होती कोई नहीं, बेसिकली सेंट्रल कंट्रोल होता है, तो ये एक बस एक फॉर्म है, तो मैं नहीं समझता इसकी कोई ख़ास अहमियत है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की। अलबत्ता ये ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि यहाँ जो भी हुकूमत होती है वो ऐसी बात ना करे जिसके साथ सिटिंग गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद को शर्मिंदगी हो, इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि जी सारे पर स्ट्रिंग्स भी कंट्रोल करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा इशूज़ बनेंगे यहाँ। चलें जी, ये तो अच्छी बात है, कोई तो चीज़ अच्छी तरह से चले। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।